नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करने वाले हैं प्रगतिवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का। और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की अपन व्याख्या सहित पूरी चर्चा करेंगे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक DSSB में एक बार ये पूछा गया है और 95% विद्यार्थियों का ये गलत भी हुआ है। वो क्यों हुआ है इसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, प्रगतिवाद जो है ना, छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ। प्रगतिवाद होता क्या है आपको बता दूं कि प्रगतिवाद वही है, उस विचारधारा को कहा गया है जिसमें मतलब राजनीति के क्षेत्र में तो साम्यवाद या फिर मार्क्सवाद कहा जाता है, परंतु साहित्य के क्षेत्र में उसे क्या नाम दे दिया, प्रगतिवाद। यानी मतलब शोषितों का तो इसमें गुणगान है। जो शोषित वर्ग है, निम्न वर्ग, निम्न तबका, मजदूर वर्ग और शोषक वर्ग है, उसके प्रति इनके मन में घृणा है। तो ये अपना गलत यूँ होता है हिंदी के विद्यार्थियों का, क्योंकि प्रगतिवाद अपन नागार्जुन से शुरू मानते हैं। समझ रहे हो बात को। तो अपन इसका उत्तर सीधा सीधा नागार्जुन करते हैं, जबकि प्रश्न ये पूछता है कि प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक कौन है। तो देखिएगा, प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स नाम के एक विद्वान हुए थे। उनके द्वारा क्या है कि एक मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। तो प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स उत्तर इसका सही होता है। क्या होता है? कार्ल मार्क्स। ध्यान रखना, हिंदी में प्रगतिवाद का प्रवर्तक पूछे तो ही नागार्जुन सही होगा, अन्यथा सीधा सीधा पूछता है इसलिए वो गलत होता है। क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न वहीं से उठाता है जहाँ से विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देता है। यानी एग्जामिनर को यह पता है कि विद्यार्थियों ने प्रगतिवाद को बहुत अच्छी तरीके से घोट करके पढ़ रखा है, लेकिन इसको मतलब बेसिक जो है ना, ये कहाँ से उठा है, इस बात का वो गौर नहीं करेगा विद्यार्थी। तो वहाँ से अपन प्रश्न पूछ लेते हैं, आराम से विद्यार्थी गलत भी कर देते हैं, इसलिए ये प्रश्न गलत होता है। तो आज के बाद आपका ये प्रश्न गलत है, नहीं होना चाहिए। प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ही करना है। हिंदी में प्रगतिवाद का प्रवर्तक अगर कोई पूछे तो नागार्जुन करना है। एक साथ 2-3 प्रश्न क्लियर हुए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? आराम से आप लोग कर दोगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में। अब देखिएगा, प्रगतिशील लेखक संघ जो है उसकी स्थापना पेरिस में 1935 में दो भारतीय विद्वान थे, दो विचारक थे, जिसमें एक का नाम था मुल्कराज आनंद, दूसरे का नाम था सज्जादे जहीर। यानी दो विद्वानों ने मिलकर के भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की क्या है, स्थापना पेरिस में कर दी थी। परंतु इसका अधिवेशन है वो भारत में हुआ था। पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में। तो ध्यान रखना, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना यहाँ पर लखनऊ, मेरा ऑप्शन देने का पर्पज यही था कि पहला अधिवेशन तुरंत याद आ जाता है विद्यार्थी को और वो खटाक से गलत कर देता है। समझ रहे हो बात को। इसलिए प्रश्न की लैंग्वेज समझना आप लोग कि पूछ क्या रहा है। और बाकी प्रश्न ज़्यादा डीप नहीं आते हैं, उनकी भाषा बदलता है एग्जामिनर। अगला देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हर एक विद्यार्थी करेगा। ये इजी वे का प्रश्न है और ये सभी को आ रहा है, प्रेमचंद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद जी ने की थी। इसमें प्रेमचंद जी ने साहित्य की एक परिभाषा दी, वो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है। यानी साहित्य का मुख्य उद्देश्य है वो कोई मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य होना चाहिए कि समाज का हित हो, समाज की भलाई हो। कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य ये है कि समाज का हित हो, समाज की भलाई हो। साहित्य इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। दूसरा जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर ने की और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता है वो की गई थी। प्रगतिवाद तो युग की वाणी किसने कहा है? प्रगतिवाद जो है उसको युग की वाणी किस विद्वान ने कह करके पुकारा है? तो थोड़ा सा मैं आपको बतला दूं। प्रगतिवाद को युग की वाणी जो है वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कहा गया युग की वाणी। इनकी एक रचना थी युगवाणी। समझ रहे हो बात को। युगवाणी से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है और युगांत है उससे छायावाद का अंत माना जाता है। तो युगांत, युगवाणी और ग्राम युगांतर, ये मतलब इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ठीक है ना। युगवाणी, युगवाणी, ग्राम्य, युगांतर, ये सारी इनकी क्या है? प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अब अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है कि किस कवि को केन का कवि कहा जाता है? किस कवि को केन का कवि कहा जाता है? तो आप लोग आराम से जानते होंगे इस बात को। तो केन का कवि किसे कहा जाता है? तो पहला अपना ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या हरिनारायण व्यास। तो आप लोग आराम से कर दोगे आई थिंक।
केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, उनका देहांत मतलब आकस्मिक हो गया था। तो उसकी याद में ये क्या है कि केन नदी के किनारे बैठ कर के कविता लिखा करते थे। इनकी बहुत ही प्यारी एक रचना है हे मेरी तुम, एक काव्य संग्रह है। ये मतलब अपनी पत्नी की याद में लिखा हुआ काव्य संग्रह है, जो कि अपनी पत्नी को समर्पित इतनी मार्मिक और रागात्मक और सुंदर कविताएं हिंदी में आज तक किसी ने भी नहीं लिखी है। यहाँ तक कि घनानंद बोधा, आलम ठाकुर मानते हैं प्रेम मार्गी कवि हैं, लेकिन इनके द्वारा जो शब्द सौष्ठव का प्रयोग किया गया है, ऐसी रचनाएं वो भी नहीं है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? केन का कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1911 में हुआ था, देहांत 2000 में हो गया था। केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण किया गया है? अच्छा प्रश्न है। केदारनाथ की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें विषम अर्थव्यवस्था का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है? तो आग का आईना, नींद के बादल, युग की गंगा, हे मेरी तुम। तो ये जो युग की गंगा है वो केदारनाथ अग्रवाल की बहुत ही अच्छी रचना है। और इस युग की गंगा रचना में ही इन्हें क्या है कि भारतीय जो विषम अर्थव्यवस्था है उसका चित्रण है वो क्या है, युग की गंगा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, लोक और आलोक है, आग का आईना है, अपूर्वा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इस प्रकार से कहे केदार खरी खरी, हे मेरी तुम, पंख और पतवार, गुलमेंदी, ये अच्छी इनके 5-7 अच्छे प्रसिद्ध काव्य संग्रह। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन है? बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी के रचयिता कौन है? ये एक प्रसिद्ध एक लंबी कविता है इनकी, केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। आत्मगंध किसकी रचना है? आत्मगंध किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर नागार्जुन। तो आत्मगंध जो रचना है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा ही लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। मतलब आत्मगंध जो रचना है इसमें इन्होंने क्या है कि मतलब काव्य संग्रह इसको दो तरीके से बांट दिया। एक तो राजनीतिक काव्य या प्रकृति प्रेम से संबंधित, एक है समाज विषय से संबंधित भी इन्होंने काव्य लिखा है। केदारनाथ अग्रवाल की किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। अपूर्वा जो रचना है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि फूल नहीं रंग बोलते हैं इस रचना के लिए इनको सोवियत भूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अभी मैंने बताया आपको, सोवियत लेन भूमि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी ध्यान दें, प्रश्न आपके मतलब प्रश्न पत्र में छप चुका है और 100% पूछा जाएगा। इनका वास्तविक नाम है वेदनाथ मिश्र। क्या नाम है? वेदनाथ मिश्र नाम है इनका। ये देखिए मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखा करते थे, यानी उपनाम रखा था इन्होंने मैथिली भाषा में जो काव्य रचना इन्होंने लिखा था, जैसे पत्रहीन, नग्नगाछिन का मैथिली भाषा में लिखा हुआ है, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वैसे इनको बाबा के उपनाम से भी जानते हैं, आधुनिक युग का कबीर भी इन्हें कहा जाता है। और नागार्जुन जो हैं वो एक्चुअल में क्या है कि ठेठ मैथिली भाषा की मतलब ठेठ ग्रामीण शैली और मुहावरों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। और इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो 2-4 अपन को पता भी होना चाहिए। जैसे देखिए, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, भस्मांकुर, इनका बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य संग्रह है भस्मांकुर, आओ रानी हम ढोएं पाल की, बादल को गिरते देखा है, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, अकाल और उसके बाद। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी, जो कि अपने कक्षा 10 में चलती भी है। ये नागार्जुन जी के बारे में है। इनका जन्म भी ध्यान रखिएगा 1911 में हुआ था, देहांत 1998 में हो गया। सतलखा मतलब दरभंगा बिहार जिले में हुआ था। नागार्जुन की कौन सी कृति है जो ब्रव्य छंद में लिखी गई है? मतलब ब्रव्य छंद का प्रयोग किस रचना में किया गया है नागार्जुन जी की? बहुत अच्छी है, अभी मैंने आपको बताई भी है। इनका भस्मांकुर जो खंड काव्य संग्रह है ये ब्रव्य छंद में लिखा गया है। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये जितने मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ये पूछे हुए प्रश्न हैं,
ध्यान रखना, मतलब एग्जाम में आए हुए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मिट्टी की बारात रचना किसकी है? और अब की बार पक्का पूछा जाएगा व्याख्याता भर्ती में, मिट्टी की बारात है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव और त्रिलोचन। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि मिट्टी की बारात किसकी है, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है मिट्टी की बारात। ध्यान रखिएगा, मिट्टी की बारात जो रचना है वो 5 खंडों में संकलित है, ठीक है। और इसको संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है। पहला अगर मान देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति जो रचना है उसको संसार का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा शोक गीत कहा जाता है। अजय खंडेर, मेघावी, पांचाली, ये आपने पढ़े होंगे। ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये रांगे राघव के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे अजय खंडेर है, पिघलते पत्थर है, राह के दीपक है, मेघावी है, पांचाली है। ये जो अजय खंडेर इनकी जो रचना है ना, ये स्पेशली ध्यान रखना 3 खंडों में है, जंकार, ललकार, हुंकार। इनके नाम याद रखना, जंकार, ललकार, हुंकार। अब परीक्षा में डीपली अगर चला गया तो ये इसके प्रकार पूछ लेगा अगला कि कौन सी रचना है जिसमें झनकार, ललकार और हुंकार की पुकार है। अपन लोग का पहला ऑप्शन आपको मिलेगा भारत भारती, और आप खटाक से कर दोगे कि मैथिल सेनगुप्त तो राष्ट्रकवि था और उसने ये कर दिए होंगे, या फिर अगला उर्वशी दे देगा। मतलब ऐसी वीर रस की रचनाएं देगा जो कि आप खटाक से गलत करोगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए ध्यान दीजिएगा, अजय खंडेर में झनकार, ललकार, हुंकार है। और रांगे राघव तो याद हो ही जाएंगे। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो बादल राग कविता है ना निराला की, वो प्रगतिवाद से संबंधित है। ध्यान रखना इस बात का। किस बात से संबंधित है? प्रगतिवाद से। पंत की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? तो पंत की ग्राम्याकृति है वो भी प्रगतिवाद से रिलेटेड है। युगांत में छायावाद का अंत होता है, युगाणी और ग्राम्या और युगांतर ये सारी प्रगतिवाद की रचनाएं हैं। अगला देखिए कि अगला प्रश्न है अपना कि कौन सा जो कवि है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है? अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सा कवि है? सुमित्रानंदन पंत है। अब सुमित्रानंदन पंत है ना, इसका स्पेशली आप ध्यान रखना, ये सुमित्रानंदन पंत छायावाद के भी प्रमुख कवि हैं और उसी के साथ साथ ये प्रगतिवाद के भी प्रमुख कवि के रूप में माना जाते हैं। और सुमित्रानंदन पंत को विष्णु भी कहा जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे हैं ये, और इनके द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया गया था जिसको क्या है कि प्रगतिवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है उस समाचार पत्र को। तो इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया था उस समाचार पत्र का अगर आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपका भी वो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। रूपाब नाम था, थोड़ा सा ध्यान देना ना, या फिर किताब में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। प्रगतिवाद की समीक्षा यानी ये पुस्तक किसकी? ये आलोचनात्मक रचनाएं, ध्यान रखना। आलोचनात्मक रचनाएं अधिकांशतः ध्यान रखना रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही या फिर आचार्य शुक्ल, ये जो बड़े बड़े विद्वान हैं ना उनके नाम पे ही होती है। तो ये प्रगतिवाद की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? रामविलास शर्मा के द्वारा की गई थी। इसलिए इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे मिलता जुलता कोई प्रश्न आ जाए ना तो उस हिसाब से भी आप परीक्षा में उत्तर निकालने की कोशिश किया करें। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत भर पाई है खुशबू रंगो आब की, उपयुक्त पंक्तियां का संबंध किससे? तो आई थिंक आप लोगों को ये पंक्ति पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, निराला तुरंत ही आ जाना चाहिए। वैसे ये प्रगतिवाद की रचनाएं हैं, कुकुरमुत्ता जो कविता है ना निराला की, उससे ली गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्यासी पथराई आंखें, कितना शानदार प्रश्न है, किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्यासी पथराई आंखें, हजार हजार बाहों वाली, बादल को गिरते देखा है, अहोरानी हम ढोए पाल की, सिंदूर तिलक भाल, टोटल के टोटल नागार्जुन के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। नागार्जुन की प्रथम कविता आपको बता दूं कि राम के प्रति इनकी पहली खड़ी बोली की कविता वैसे, ठीक है ना। खड़ी बोली की प्रथम कविता अगर कोई पूछ ले तो राम के प्रति है। और वैसे इनको साहित्य अकादमी में वो मैथिली भाषा में मिला हुआ है, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्य धारा का मुख्य आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वैसे प्रगतिवाद को ही कहा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। किसको कहा जाता है? प्रगतिवाद को ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। या मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि प्रगतिवाद जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ से आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ से प्रश्न बहुत से बनते हैं। जैसे प्रगतिवाद को उपयोगितावाद नाम किसने दिया?
तो बहुत सी किताबों में आपको आई थिंक नंद दुलारी वाजपेयी मिल सकता है, जबकि ये सपासप गलत है। इसका सही उत्तर सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिवाद पे एक निबंध लिखा था और उसमें ये बात लिखी थी कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। एक्चुअल में प्रगतिवाद में देखिए, जैसे मजदूर वर्ग है, दलित वर्ग है, कृषक वर्ग है, उनको ध्यान में रख करके रचा गया था। तो ये जो प्रगतिवाद है वो मजदूरों को का ही काव्य माना जाता है एक तरह से। उनको ही प्रगतिवादी कहा गया था कि मजदूरों को उठाया गया था कि आप उठो, खड़े हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अब एक दो कथन और याद आ गए, जैसे प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसके यौवन का गला घोंट करके, यानी छायावाद के यौवन का गला घोंट करके पैदा हुआ। ये कथन किसका है? तो आप लोग आई थिंक पता हो तो लिखेगा कमेंट बॉक्स में। वैसे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कही गई ये बात है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप है, ये बात गुलाब राय के द्वारा कही गई है। प्रगतिवाद समाजवाद का साहित्यिक रूप है, ये बात डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कही गई है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे देखिए, छायावाद जो है वो स्वांत सुखाई के लिए लिखा गया था। स्वांत सुखाई का मतलब होता है लेखक या कवि खुद की खुशी के लिए लिखता है, वो होता है स्वांत सुखाई, है ना, या फिर जिसको पढ़ करके दूसरे को भी शांति मिले। और प्रगतिवाद जो काव्य है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुत सी जो जनता है, आम जनता है, उसकी भलाई हो काव्य में और पढ़ करके उसको खुशी मिले, वही प्रगतिवादी काव्य है। दूसरी बात, छायावादी कविता व्यक्तिक भावना की प्रबलता दिखाई देती है, जबकि प्रगतिवादी काव्य में क्या है कि सामाजिक भावना, यानी पूरे समाज को लेकर के लिखा गया था। यानी मजदूर तो सारे मजदूरी आ गए उसमें, और उसी प्रकार से जैसे कृषक तो सारे कृषक आ गए, दलित वर्ग तो सारा दलित वर्ग आ गया, इस प्रकार से। दूसरी बात यह है कि छायावाद में कल्पनाशीलता की प्रधानता है। कोई भी कवि को देख लीजिए, वो कल्पना के माध्यम से काव्य लिखेगा, जबकि प्रगतिवादी काव्य ठोस यथार्थ पर लिखा गया, वास्तविक आधार पर लिखा गया काव्य है। ये दो तीन छोटी छोटी विशेषताएं, छोटी छोटी बातें अगर याद रखेंगे तो प्रगतिवाद से संबंधित अपना कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, कुछ छूट गया हो या कुछ अनावश्यक मुंह से मुझे निकल गया हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी कमजोरियां मुझे ही बताओगे तो ही अच्छा लगेगा। वरना ये नहीं है कि भैया आप बताओ मत, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप तो मेरे स्टूडेंट हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अपन नॉर्मल आदमी है, चलता है, सब कुछ निकल जाता है। कई कई बार जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।